Hello friends and welcome to my channel Help Tips to All. So friends, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द अनदर टॉपिक ऑफ साइकेट्रिक दैट इज डिलेरियम, जो कि ऑलमोस्ट 15 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए साइकेट्रिक के पेपर में पूछा जाता है. इसमें हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिसीज कंडीशन के. ये सब हमें एग्जाम में लिखने होते हैं. तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे. ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पूछी जाती है. डेफिनेशन कुछ इस तरह से है. Delirium is an acute organic mental disorder characterized by impairment of consciousness, disorientation and disturbance in perception and restlessness. दोस्तों, डिलेरियम क्या है? एक अक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है यानी पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है उसमें इम्पेयरमेंट आती है. पेशेंट कॉन्शियस नहीं रहता है, मतलब वो डिफाइन नहीं कर पाता है वो कहाँ है, क्या कर रहा है. ये सब उसके कॉन्शियसनेस में आता है, मतलब वो अपनी जो शुद्धि होती है वो खो चुका होता है. नेक्स्ट डिसोरिएंटेशन होता है उसको, वो मतलब प्रॉपर अपने जहाँ जाना होता है वहाँ जा नहीं पाता है और याददाश्त उसकी थोड़ी कमज़ोर सी हो जाती है. नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन, प्रॉपर परसेप्शन नहीं होता है उसको. एंड लास्ट इज रेस्टलेसनेस. जो ऐसे पेशेंट जो होते हैं डिलेरियम के, उनको रेस्टलेसनेस होता है, यानी कि वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, अच्छी तरीके से सो नहीं पाते हैं. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिस भी पेशेंट में दिखाई देते हैं वो होता है डिलेरियम का पेशेंट. और ये पूरी डेफिनेशन एज इट इज़ हमको 2 मार्क के लिए लिखनी होती है और एग्जैक्ट होनी चाहिए. अगर आपको ये डेफिनेशन कम लगे तो आप एक आधी और डेफिनेशन गूगल पे से सर्च करके भी याद करके लिख सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन. अब आते हैं इटियोलॉजी पे. इटियोलॉजी में क्या क्या होता है कि रीजंस जिसकी वजह से डिलेरियम हमारा कॉज होता है. तो ये है कुछ इसके कॉजेज. फर्स्ट है वस्कुलर कॉजेज में फर्स्ट है हाइपरटेंशन, एंड नेक्स्ट है एंसेफेलोपैथी, सेरेब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड हैमरेज. ये सारी अगर प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पेशेंट में प्रेजेंट है तो उसके चांसेस है कि उसे डिलेरियम हो सकता है. नेक्स्ट रीज़न है इन्फेक्शन जैसे कि इंसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, ऐसे इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शंस है तो उसे चांसेस है डिलेरियम होने के. नाउ जो थर्ड है वो है नियोप्लास्टिक कॉजेस यानी लेजन्स है अगर ब्रेन में, तो वो भी एक कॉज है डिलेरियम होने का. उसके बाद है क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन. क्रोनिक इंटॉक्सिकेशन में आता है ड्रग्स. अगर पेशेंट ड्रग्स ले रहा है तो उसे चांसेस है कि उसे डिलेरियम हो सकता है, क्योंकि ड्रग का इफेक्ट बहुत ही डेंजरस होता है हमारे ब्रेन के ऊपर. ड्रग्स. नेक्स्ट है ट्रॉमा है. अगर पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है तो उसे चांसेस है डिलेरियम होने के. उसके बाद विटामिन डेफिशिएंसी जैसे कि थायमिन. अगर थायमिन की डेफिशिएंसी है पेशेंट को तो उसे 100% चांसेस है कि उसे डिलेरियम हो सकता है. उसके बाद है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक. इसके एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है अगर पेशेंट को, जैसे कि हेपेटिक फेलियर यानी कि उसका लिवर फेलियर हो चुका है, उसे चांसेस हैं कि उसे डिलेरियम हो सकता है. उसके बाद यूरेमिया है, हाइपरथायरॉयडिज्म है. ये सारे चांसेस हैं. उसके बाद मेटल, लीड और मर्क्यूरी की सैचुरेशन अगर उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो उसे डिलेरियम हो सकता है. नेक्स्ट एनोरेक्सिया यानी कि एनीमिया अगर है पेशेंट को तो उसे चांसेस है कि उसे डिलेरियम हो सकता है. एनीमिया यानी कि जो हीमोग्लोबिन का है हमारा लेवल होता है नॉर्मल, वो नहीं होता है पेशेंट में. नेक्स्ट आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पर. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी साइन एंड सिम्टम्स. डिलेरियम के पेशेंट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट है जो है हमारा इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. पेशेंट जो है वो कॉन्शियस नहीं रहेगा, उसकी कॉन्शियसनेस में इम्पेयरमेंट आ चुकी होगी, यानी कि उसकी जो कॉन्शियसनेस है यानी कि उसकी शुद्धि है वो ख़राब हो चुकी होगी, वो प्रॉपर अपनी सेंसेस में नहीं होगा. नेक्स्ट है इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन. पेशेंट जो है प्रॉपर अटेंशन नहीं देगा किसी भी चीज़ को, उसका किसी की तरफ भी ध्यान नहीं होगा. आप उसको कोई भी बात बोलोगे तो वो सुनेगा नहीं, इधर उधर ध्यान देगा, यानी
पूरी तरह से वो अपने ही दुनिया में खोया रहेगा। सो इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन। थर्ड है परसेप्शनल डिस्टर्बेंस, यानी कि पेशेंट को जो है परसेप्शनल डिस्टर्बेंस चालू हो जाएंगे, जैसे कि पेशेंट की जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो उसकी प्रॉपर सेंसेस में नहीं होगी। ऐसे पेशेंट्स को जब आप कोई काम कहते हैं या फिर कोई बात आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी दुनिया में खोया रहता है, मतलब आपकी बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, बिल्कुल भी मतलब अटेंशन नहीं देगा आपकी बातों को। और मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ है ही नहीं, किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। सो ये होता है परसेप्शनल डिस्टर्बेंस, जो कि एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है डिलेरियम का। अगर ऐसे साइन एंड सिम्टम आपको दिखते हैं तो पेशेंट को डिलेरियम है। फोर्थ है डिस्टर्बेंस इन कॉग्निशन। सो कॉग्निशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, यानी कि कॉग्निशन के थ्रू ही हम जो भी नॉलेज गेन करते हैं, जो भी हम समझते हैं, वो कॉग्निशन की प्रोसेस के थ्रू ही होता है। सो ये जो प्रोसेस होती है पेशेंट में, ये सडनली ड्रॉप हो जाती है। उसके बाद हाँ, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनमें स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। ये जो पेशेंट होते हैं इनको बहुत जल्दी नींद नहीं आती है, और जो स्लीप पैटर्न है इनका डिस्टर्ब होता है। उसके बाद इमोशनल डिस्टर्बेंस का मतलब है कि इमोशंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, कभी रोने लगेगा, कभी अचानक ही हंसने लगेगा, कभी अलग ही मूड में रहेगा। सो ये होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस। सो अगर ऐसे साइन एंड सिम्टम्स आपको किसी में देखने को मिले तो ये कंफर्म होता है कि वो जो पेशेंट है उसको डिलेरियम होने के चांसेस हैं। ये एक साइन एंड सिम्टम है डिलेरियम का। उसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ पर, यानी कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हम परफॉर्म करेंगे डिलेरियम के पेशेंट पर। सो फर्स्ट है डेक्सट्रोज फॉर हाइपोग्लाइसेमिया। जो डेक्सट्रोज है वो ड्रग हम देंगे पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन फॉर लो ऑक्सीजन लेवल, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसे ऑक्सीजन देंगे। उसके बाद 100 mg ऑफ B1, यानी कि पेशेंट को हम 100 mg ऑफ B1 प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट में थायमिन की डिफिशियंसी हो चुकी होगी। सो ऐसे पेशेंट को हमें B1 प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद फ्लूइड प्रोवाइड करना होगा फॉर डिहाइड्रेशन। उसके बाद बेंजोडाइजापाइंस हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को एंजाइटी से प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद हम उसे एंटीसाइकोटिक, जो भी पेशेंट को साइकोटिक मोमेंट होते हैं और उसे कंट्रोल करने के लिए हम एंटीसाइकोटिक प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो सारी थे ये ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हम डिलेरियम के पेशेंट को देते हैं। सो एज इट इज़ आपको एग्ज़ाम में लिखनी होती हैं। उसके बाद आते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन पे, कौन कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन हमें लेनी चाहिए डिलेरियम के पेशेंट के लिए। फर्स्ट है हमारा सेफ़ एनवायरनमेंट। पेशेंट को जो है हमें सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि प्रॉपर एयर होनी चाहिए उसके रूम में। उसके बाद प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, और पेशेंट के जो रूम के फर्नीचर्स है वो बार बार चेंज नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके वजह से जो है वो पेशेंट के एनवायरनमेंट में फ़र्क आता है, उससे डिस्टर्बेंस होता है। उसके बाद सेकंड है एलिवेटिंग पेशेंट्स फियर। पेशेंट का जो फियर है और एंजाइटी है वो हमें एलिवेट करनी है। पेशेंट को अगर डर लग रहा है, उसे फियर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो हमें उस जो एंजाइटी को है वो दूर करना होगा किसी और टेक्निक की मदद से। उसके बाद मीटिंग फिजिकल नीड्स। तो पेशेंट की फिजिकल नीड्स में क्या क्या आता है? उसकी ओरल हाइजीन, फिजिकल हाइजीन, और जो भी उसके हेयर केयर, नेल केयर आते हैं, क्योंकि अभी पेशेंट एबल नहीं है कि वो खुद से कर पाए ये सब चीज़ें, क्योंकि उसके ऑलरेडी डिसोरिएंटेशन हो चुका है उसके ब्रेन में। सो हमें उनके इस फिज़िकल नीड्स को मीट करने में उसकी मदद करनी होगी, जैसे कि हमें टाइम सेट करना होगा उसकी ओरल हाइजीन का। उसके बाद उसकी इनपुट आउटपुट चार्ट हमें मेंटेन करने होंगे। सो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें फिज़िकल नीड्स में इंक्लूड करनी है डिलीरियम के पेशेंट के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट ओरिएंटेशन, यानी कि ऐसे पेशेंट को हमें सराउंडिंग में ओरिएंटेशन देना चाहिए, यानी कि सराउंडिंग में थोड़ा घुमाना चाहिए, जिससे कि उसका मूड ठीक रहे।
धीरे धीरे इस ऐसे पेशेंट्स को हमें उसके फैमिली मेम्बर से जो है इंट्रोड्यूस करवाना होता है, क्योंकि इस डिसीज कंडीशन की वजह से जो है पेशेंट अपनी फैमिली को ऑलमोस्ट भूल चुका होता है। सो फैसिलिटेट ओरिएंटेशन के पॉइंट में हमें पेशेंट को जो है उसकी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस डिसीज कंडीशन। अगर आपको इस डिसीज कंडीशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लस मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कौन सी डिसीज कंडीशन जो है मेरे वीडियो में नेक्स्ट देखनी है। सो मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और प्लस आपको अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो उसके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।